हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलती है पॉलिटिकल साइंस की सबसे इजी और क्रिस्प एक्सप्लेनेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। साथ में हम आगे भी पार्ट्स लाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप क्लास 12th में हैं और साथ ही साथ अगर आप क्लास 12th के बाद CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं हम। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सिक्योरिटी। आज हम सिक्योरिटी का मतलब समझेंगे। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। आप सबने सुना होगा कि हर देश को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ युद्ध या सेना नहीं होता? चलिए, इसको आज सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी का मतलब होता है कि किसी भी खतरे से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। क्या हर छोटा मोटा खतरा सिक्योरिटी का इशू बन सकता है? नहीं। सिक्योरिटी तभी कंसिडर की जाती है जब कोई बड़ा खतरा देश या समाज को सीरियस नुकसान पहुंचाने वाला हो। अब हम बात कर लेते हैं कोर वैल्यूज की। सुरक्षा सिर्फ तभी जरूरी होती है जब हमारे कोर वैल्यूज खतरे में हो। लेकिन एक सवाल उठता है, किसकी सुरक्षा? क्या सिर्फ सरकार की या आम लोगों की भी? अब हम बात करते हैं थ्रेट्स कितने बड़े होने चाहिए। कोई भी छोटी मोटी बात सिक्योरिटी का इशू नहीं बन सकती। सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं खतरों में ध्यान देती है या ध्यान रखती है जो देश या समाज के लिए डैमेज कर सकती हैं, एक ऐसा डैमेज ला सकती हैं जिसे हम कभी रिपेयर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो होती है वो बदलती रहती है। सिक्योरिटी का मतलब हर वक्त एक जैसा नहीं होता। समय, समाज या दुनिया की सिचुएशंस के हिसाब से सिक्योरिटी का मीनिंग चेंज होता रहता है। सिक्योरिटी की दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी देश और मिलिट्री की रक्षा से जुड़ी हुई सुरक्षा। इसे सेना, युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा इसमें सब इंक्लूड होती है। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इसमें सिर्फ जंग नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता, मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट, साइबर सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, ये सब चीजें शामिल होती हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी और वो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बेसिकली हमारी प्रोटेक्ट करता है हमारी कंट्री को फ्रॉम एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट्स, मतलब बाहर से, देश के बाहर से आने वाले जो थ्रेट्स है उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। अब मेन थ्रेट्स क्या हो सकते हैं कि कोई दूसरी कंट्री आके हम पे अटैक कर दे, हमारी सॉवरनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वो खतरे में डाल दे। ये हमारे पे एक थ्रेट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे इन थ्रेट से, कैसे इन वॉर थ्रेट से हमें बचना चाहिए और कौन कौन से तरीके हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला है सरेंडर करना। सरेंडर का मतलब होता है कि आपने अपनी हार मान ली है, आप मान चुके हो कि आप हार गए हो। ये ऑप्शन जो कंट्रीज होती हैं वो बहुत रेयरली ही चूज करती हैं। द सेकेंड वन इज डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब होता है वॉर को रोकने के लिए, एनिमी के लिए वॉर को कॉस्टली बना देना। वॉर को बहुत ज्यादा कॉस्टली बना देते हैं एनिमी के लिए। ठीक है, अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है कि लड़ना। अटैक अगर आप पर हो रहा है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमारे एनिमी से लड़ाई करना। अब बात आती है बैलेंस ऑफ पावर की। अभी बैलेंस ऑफ पावर क्या है? जो कंट्रीज होती हैं वो अपने नेबर्स और राइवल को मॉनिटर करती हैं, मतलब अपने नेबर्स को और राइवल कंट्रीज जो हैं उनको ध्यान से देखती हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, ताकि मिलिट्री, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर में बैलेंस ऑफ पावर बना रहे और डोमिनेट कोई और ना कर पाए उनको। ठीक है, अब बात आती है अलायंस बिल्डिंग की। अलायंस बिल्डिंग में क्या होता है, कंट्रीज फॉर्मल अलायंस बनाती हैं, मतलब ट्रीटीज साइन करती हैं, अलायंस बनाती हैं, ताकि कॉमन थ्रेट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी स्ट्रांग हो। जैसे कि अगर हम बात कर लें टेररिज्म की, तो बहुत सारी कंट्रीज साथ में आके इसके खिलाफ लड़ रही होती हैं, साथ में मिलके इसके खिलाफ एक्शन लेती हैं। अलायंस नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। जैसे यूएस ने 1980 में इस्लामिक मिलिटेंट सपोर्ट किया था। ठीक है, 1980 में तो उन्होंने सपोर्ट किया इस्लामिक मिलिटेंट को, बट लेकिन 9/11 के बाद वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, 9/11 के बाद जब वहां पे अटैक हुआ अमेरिका के अंदर तो वो अगेंस्ट हो गए थे इस इस्लामिक मिलिटेंट्स के।
अब हम बात कर लेते हैं नो सेंट्रल अथॉरिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो डोमेस्टिक गवर्नेंस में एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो कंट्रीज को कंट्रोल कर सके। यूएन काफी लिमिटेड है क्योंकि वो सिर्फ मेंबर स्टेट्स की कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है। तो यही इसमें बताया गया है। ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात करेंगे। तो जब भी हम सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं तो हमें लगता है कि सिक्योरिटी ज़्यादातर एक्सटर्नल दुश्मनों या सेना या युद्ध के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन क्या एक देश तभी सुरक्षित होगा कि जब सिर्फ बाहर से खतरा ना हो? नहीं। एक देश तभी सुरक्षित होता है जब उसके देश के अंदर शांति और स्टेबिलिटी बनी रहे। जहां पर पीस हो, इंटरनल पीस हो और स्टेबिलिटी हो, तभी एक जो देश है वो सुरक्षित कहलाएगा। अब इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? सुरक्षा सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं होती, बल्कि देश के अंदर भी शांति होनी चाहिए। देश के अंदर हमें इंटरनल वायलेंस अगर हम फेस करेंगे, रिबेलियन फेस करेंगे, तो हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी खतरा बना रहता है। क्योंकि अगर किसी देश में युद्ध चल रहा हो, चलो सिविल वॉर चल रही हो, आंदोलन चल रहा हो, आतंकवाद फैल रहा हो, तो वो देश कभी भी पूरी तरह सेफ नहीं होगा। ठीक है, और साथ में क्योंकि एक नेशन तभी स्ट्रांग होता है जब अंदर भी उसके पीस हो। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनल सिक्योरिटी को नजरअंदाज क्यों कर दिया गया? व्हाई वी इग्नोर्ड द इंटरनल सिक्योरिटी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये इसमें हम जानेंगे। अब यूएसएसआर और यूएसए जो थे वो सुपर पावर्स बन गए थे कोल्ड वॉर के टाइम पर, और वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी उनकी तो स्टेबल थी ही पहले से। तो वेस्टर्न और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने कोई भी इंटरनल थ्रेट को तो उस टाइम फेस नहीं किया था, तो उन्होंने सारा का सारा अपना फोकस कहाँ डाल दिया था? एक्सटर्नल मिलिट्री डेंजर्स पे, मतलब कि अपने जो राइवल कंट्रीज हैं उनके साथ लड़ने में अपना सारा का सारा अपना फोकस वहां पे रख दिया था। दे वरीड अबाउट द थ्रेट्स फ्रॉम राइवल कंट्रीज, मतलब राइवल कंट्रीज, कोल्ड वॉर में जो उनकी राइवल कंट्रीज थी उससे जो थ्रेट आ रहा है, एक्सटर्नल थ्रेट आ रहा है, उसी पर उनकी सारी की सारे फोकस चला गया था। अब एक्सटर्नल थ्रेट क्या था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर या उसके बाद? अब कोल्ड वॉर जो था वो 1945 से 1991 तक चला था। जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और उसकी वजह से दो ग्लोबल अलायंसेस बन गए थे। एक तो बना था यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस, जो यूएसए को सपोर्ट करी थी कंट्रीज, वो नाटो के अंदर आ गई थी। जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रही थी उन्होंने वॉर्सो पैक्ट साइन कर लिया था। अब दोनों के दोनों जो थे वो मिलिट्री अटैक से डर डर रहे थे एक दूसरे के, कि कहीं एक दूसरे को पे मिलिट्री अटैक्स ना हो जाए। और साथ ही साथ यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स का डर भी था। अब ब्रिटिश और फ्रेंच जैसे यूरोपियन देश जो पहले कॉलोनीज को कंट्रोल करते थे उनको डर था कि लोग उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर देंगे। ठीक है, फियर ऑफ रिवॉल्ट था उनके अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्रेंच फाइटिंग इन वियतनाम 1950s में जो जंग लड़ी गई, जब फ्रेंच लोगों के खिलाफ वियतनाम में लड़ाई हो गई, रिवॉल्ट हो गया। ब्रिटिश ने केनिया में रिबेलियन को दबाया, ब्रिटिशर्स फाइटिंग इन केनिया इन 1950s टू 1960s, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोगों ने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था फॉर देयर कॉलोनियल कंट्रीज। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, मतलब जो नए देश आजाद हुए उनकी सुरक्षाओं में क्या चुनौतियां आ रही थी। तो अब एशियन और अफ्रीकन नेशंस जो थे वो आजाद हो रहे थे कॉलोनियल रूल से। उनके जो चैलेंजेस थे सिक्योरिटी से रिलेटेड वो बहुत अलग थे यूरोपियन कंट्रीज की सिक्योरिटी थ्रेट से। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एशियन और अफ्रीकन नेशंस को सिक्योरिटी से लेके। तो सबसे पहला क्या थ्रेट था? थ्रेट था नेबरिंग कंट्रीज से, कि नेबरिंग कंट्रीज जो है वो बॉर्डर पर डिस्प्यूट ना कर दें, बॉर्डर पर वो लड़ाई ना छेड़ दें। साथ ही साथ अब हम देखेंगे इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कंट्री के अंदर ही लोग विद्रोह ना करना स्टार्ट कर दें, सिविल वॉर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को ना स्टार्ट कर दें, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम था। और साथ में उनको एक ये भी फियर था कि जो उनकी फॉर्मल कॉलोनियल रूलर्स थे, मतलब जिन्होंने उनको कॉलोनीज बनाया था, वो फिर से उन पर अटैक ना कर दे, फिर से उनको अपना गुलाम ना बना लें। अब हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के दौरान सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या थे न्यू नेशंस को। तो बहुत सारे जो न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस थे वो अपनी आजादी के बाद उनको उनके सामने दो ऑप्शंस थे, या तो वो यूएसए के अलायंस को चूज करेंगे या यूएसएसआर के अलायंस को चूज करेंगे।
ठीक है, अगर एक नेबरिंग कंट्री ने यूएसए चूज कर लिया, दूसरी कंट्री ने यूएसएसआर को चूज कर लिया, तो ऑब्वियसली आपके बॉर्डर पे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नेबरिंग कंट्री के बीच में। और साथ ही साथ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इससे बढ़ रहे थे, और इसमें नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी आपके राइवल्स बढ़ रहे थे। और क्या क्या डर था उनको? ये डर था कि कोल्ड वॉर के टाइम जो ये वॉर चल रही है, ये कहीं बड़े स्केल पे वॉर ना बढ़ जाए, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, फुल स्केल वॉर ना हो जाए, ये टेंशन थी। नेबरिंग कंट्रीज जो थी वो राइवल कंट्रीज बन गई थी कोल्ड वॉर की वजह से, कोल्ड वॉर की अलायंसेस की वजह से। अब बात करेंगे द राइज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनली क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो देखते हैं। अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कि सिविल वॉर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो थी वो राइज कर रहे थे, वो बढ़ रहे थे कंट्रीज के अंदर। जो पहले कॉलोनियल जो रूलर्स थे, उनका ये डर था कि जो ये सारे के सारे जो ये हम पे हमला ना कर दे, मतलब फियर ये भी था। जो नई कंट्रीज बन रही थी उनके पास ये भी फियर था कि ये जो कंट्रीज हैं अभी जो आजाद हुई हैं, ये रिवॉल्ट ना कर दें। ऐसे भी इन पे यूरोपियन उससे डर रहे थे। साथ में हम देखेंगे कि 1946 से 1991 के दौरान बहुत सारी कंट्रीज को आजादी मिली। अभी न्यू जो स्टेट्स बनी, न्यू जो कंट्रीज बनी, इनके पास क्या क्या डर था सिक्योरिटी से लेके। तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वांटिंग इंडिपेंडेंस, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो थे वो इंडिपेंडेंस चाह रहे थे अपनी कंट्री की। और साथ ही साथ इन नए देशों को डर था कि इनकी कंट्री के अंदर ही लोग विद्रोह ना कर दें, और जो नए देशों को आजादी प्राप्त हुई है वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए, उनकी कंट्री टूट ना जाए, ये भी उनको प्रॉब्लम चल रही थी अंदर। नेबर्स जो थे वो इंटरफेयर कर रहे थे इंटरनल अफेयर्स में, ताकि वो आपकी सरकार को और ज्यादा वीकन कर दे। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब जो दूसरे देश इन मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान जो है वो इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इंडिया के अंदर कश्मीर में इंसर्जेंसी भेज दी थी और फिर हमारा पीओके को अपने पास ले लिया था। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स उस टाइम बहुत सारी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेस कर रही थी। अब एक स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, एक डेटा देख लेते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या था। आज के जमाने में मोर देन 95% ऑफ वॉर्स जो है वो इंटरनल है, मतलब कंट्री के अंदर ही वॉर्स चल रही हैं। सिविल वॉर्स, एथनिक वॉर्स, इंसर्जेंसीज, ये सब कंट्री के अंदर ही हो रहा है। बाहर की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है वो इतने ज्यादा नहीं है जितने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से हमें थ्रेट्स हैं। बिटवीन 1946 एंड 1991 इंटरनल वॉर्स जो थे वो 12 टाइम, मतलब 12 टाइम्स ज्यादा बढ़ गए थे। और ये 200 सालों में सबसे बड़ा राइज था इस इंटरनल वॉर्स के रेशियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ आप सभी को दिल से शुक्रिया जो आपने ये वीडियो देखा। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।